हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। जनरल साइंस के एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में ये हमने ईपीएफओ एग्जाम की को देखकर ये सीरीज शुरू की है। जिस सीरीज में हमने 3 चैप्टर अपने केमिस्ट्री पोर्शन के कर लिए हैं। आज 9th क्लास का 4th चैप्टर केमिस्ट्री का देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जैसा हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में देखा था कि जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि एटम के आप छोटे छोटे पार्टिकल करते जाओ, ठीक है, पदार्थ के आप छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जिससे आगे उसका डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। उस अवस्था को क्या कहा गया था? एटम कहा गया था, परमाणु कहा गया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जो ये परमाणु थे, ठीक है, जो इनके भी अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से। तो हम ना उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे, जिसको क्या क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो बेसिकली पहले इस चैप्टर में अंदर घुसने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका अगर ये एटम है, इसके जस्ट सेंटर पर, ठीक है, इसके जस्ट सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन। इस प्रोटॉन के बगल में ही, ठीक है, एक आपका न्यूट्रल चार्ज वाला रहता है, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज जो इसके बाहर रहते हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आज की हैं, लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में ऐसा नहीं था। बहुत सारी थ्योरी आई, बहुत सारी थ्योरी आपकी गलत भी प्रूफ हो गई ओवर द टाइम। और अभी की ये है कि भाई न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है डिफरेंट सेल में विथ नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर, सबसे पहले आता है थॉमसन का मॉडल, ठीक है। इससे पहले भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो ये कि ये वाली चीज, ठीक है। इस पैराग्राफ को शुरुआत से देख लेते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in reactions। तो चार्ज पार्टिकल्स की थ्योरी हुई सबसे पहले 1900 में, ठीक है। इन पार्टिकल को, जो इंडिविजुअल पार्टिकल थे, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉमसन ने। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन की खोज को लेकर आता है, चार्ज को लेकर आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी खोज करी थी जे थॉमसन ने, ठीक है। इससे भी पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में खोज करी थी कैनाल रेज की। ये कैनाल रेज ही आगे चलकर प्रोटॉन कहलाई। तो ए गोल्डस्टीन ने खोज करी थी प्रोटॉन की, जे थॉमसन ने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली क्या था इसमें, ये हुआ था कि भाई जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, और इनका जो चार्ज है अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स था इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है, तो 2000 टाइम्स होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल P, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो इसके बाद क्या आता है, यहां पर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी आई थी 1708 में, वो ओवर द टाइम डिस्प्रूव हो गई। और सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया। थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम की जो स्ट्रक्चर है वो तरबूज की तरह है, ठीक है। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो तरबूज की तरह है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो तरबूज के बीज हैं, और जो रेड इडिबल पार्ट है वो प्रोटॉन है। यानी कि प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं,
ठीक है, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं, ये चीज जो थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा, ठीक है, कि जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, और जो रेडिडिबल पार्ट है वो प्रोटॉन है, और वो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एम्बेडेड है। और ये थ्योरी ओवर द टाइम डिस्प्रूव हो गई, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए, इससे पहले जो पुराने वाली एनसीईआरटी थी उसमें ये चीज था, लेकिन अब लेटेस्ट एनसीईआरटी में एक चीज कट हो गई है, ठीक है, कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैनालेस को एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपकी गोल्ड फॉइल्स को यूज किया गया था। अच्छा, वो आगे है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, पहले हम थॉमसन देख लेते हैं। थॉमसन का मॉडल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो रेडिडिबल पार्ट है वो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो इसके अंदर है। आगे चलकर क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के तहत उसने गोल्ड फॉइल ली, और आप जानते हो गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आपका मैलिएबल है। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल्स को बहुत ही बारीक लेयर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, बहुत ही बारीक लेयर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इसके अंदर लाइट पास कराई। जब उन्होंने इसके अंदर लाइट पास कराई, तो वो ये देखते हैं कि मोस्टली लाइट, ठीक है, मोस्टली लाइट, जो भी लाइट इसके सेंटर पे जाती थी, वो सेंटर से, जो भी सेंटर से जा रही थी सीधी जाकर, वो वापस टकरा रही थी, ठीक है, जो भी सेंटर से गई वो वापस आ गई। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। जीजे थॉमसन का मॉडल जब अनसक्सेसफुल हो गया था, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल से एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ निकाला कि जो प्रोटॉन है वो सेंटर पर है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, और साइज जो है वो न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एटम के कंपेयर। ये तीन कंक्लूजन इन्होंने निकाले। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। एक तो दूसरे साइंटिस्टों ने इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि पहली चीज तो ये बात बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनकी एनर्जी क्यों नहीं खत्म होती। दूसरी चीज इन्होंने पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में टकराते क्यों नहीं। तो जो रदरफोर्ड के जो मॉडल की जो ड्रॉबैक थी, उसको नील बोर्स ने एक मॉडल दिया, और उन ड्रॉबैक को इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन स्पेशल सर्किट में ही घूमते हैं, स्पेशल पाथ में ही घूमते हैं। जैसे कि ये के सेल है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेंगे, फिर एल सेल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेंगे, फिर एम सेल है, वे इसमें घूमेंगे। तो नील बोर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोल दिया भाई इलेक्ट्रॉन है, और वो इसलिए नहीं टकराते क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, और वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को वो रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोर्स के मॉडल के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, 2n²। 2n² का मतलब जैसे अगर पहली सेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर करो, तो के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी एल सेल है, 2 × 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 8, के एल एम, ठीक है। एम 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 करेंगे 18, ठीक है। तो पहली जो सेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये था आपका नील बोर का मॉडल, और फॉर्मूला क्या है? 2n², ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2n²। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है वो न्यूट्रॉन। तो एक तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपने याद रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज करी थी जे चैडविक ने। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये भी प्रोटॉन के साथ, ठीक है,
एटम के किस में होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो है 2n² के हिसाब से। के सेल में से 2 आएंगे, एल सेल में 8 आएंगे, एम सेल में 18 आएंगे और एन सेल में 32 आएंगे। और किसी भी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखो, अगली चीज है वैलेंसी। ठीक है, अगली चीज है वैलेंसी। वैलेंसी को हम कैसे सीखेंगे? वैलेंसी को हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली टेबल से। ये देखो, ये आपकी वैलेंसी है। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है? वैलेंसी ऐसे डिटरमाइन होती है, जैसे आप देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? के 1। तो आपकी जो पहली सेल है के सेल, के सेल में आप जानते हो के सेल में, ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो पहली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब भी आ सकते थे कितने? 2। आए कितने? 1। ठीक है, आए आ सकते थे कितने? 2। आए कितने? 1। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 - 1। ठीक है, सेकंड पे चलो, हीलियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 2। के सेल में कितने आ सकते थे? 2 आ सकते थे। तो है 2, आए 2 है, तो आप देखोगे वैलेंसी कितनी है? 0। चलो अगला देखते हैं, लिथियम। लिथियम आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी था, 2n² करके अगर आप देखोगे तो के सेल में 2 आते हैं, एल में आपके 18 आते हैं और एम में आपके 32 आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिथियम में देखोगे तो लिथियम में कितना है? लिथियम में 3 है, तो के सेल आपकी पूरी भर गई 2 के साथ। एल सेल में आया 1। ठीक है, तो आ कितने सकते थे? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 आते हैं। ठीक है, तो आ तो 8 सकते थे, है कितना? 1। तो ये क्या करेगा? 1 दे देगा, 1 लूज कर देगा, दूसरे को दे देगा, इस वजह से ये वैलेंसी क्या? +1। ऐसे आप बेरिलियम में देखोगे +2, ऐसे बोरोन में देखोगे +3, कार्बन में देखोगे +4। उसके बाद की कहानी क्या हो जाती है? अगर हम जैसे नाइट्रोजन से शुरुआत करें तो नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो आपकी पहली सेल में आ गई 2, के सेल में 2 आ सकते थे, एल सेल में 8 आ सकते थे, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहली में 2 आ गए तो दूसरे में 5 आ गए। अब हमने ये देखा था कि आउटर मोस्ट सेल में 8 आ सकते हैं, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत? इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो इसको कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? 3 किसी से ले लेगा, मतलब वैसे ऑप्शन इसके पास 2 थे, या तो ये 5 किसी को दे दे, लूज कर दे, या 3 किसी से गेन कर ले। तो आप जानते हो 3 गेन करना आसान होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा? ये लूज करने की बजाय गेन कर लेगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। तो आप अगर आप नाइट्रोजन के बाद देखोगे, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन पूरा सर्कल भर गया, पहले में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तो पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसी ऐसी चीजें जिनकी वैलेंसी 0 होती है उन्हें नोबल गैस बोलते हैं। ऐसी चीजें जिनकी वैलेंसी +1 होती है उन्हें मेटल बोलते हैं। और ऐसी चीजें जिनकी वैलेंसी -1 होती है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। अगर पूछे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की। चलो, तो इसके बाद आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली चीज तो आपने याद रखनी है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, उतना उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन है उस वो क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मास नंबर क्या कहलाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, वो कहलाता है आपका मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, वो कहलाता है आपका मास नंबर। ये चीज आपने याद रखनी है। और जिस प्रकार से एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड था, ठीक है, ऐसे ही मास नंबर का जो सिंबल होता है वो ए होता है। याद रखने की चीज है, एटॉमिक मास नंबर का सिंबल ए होता है और एटॉमिक नंबर का सिंबल आपका जेड होता है। और किसी भी चीज को अगर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल नीचे 7 लिखा है यानी कि एटॉमिक नंबर, ऊपर 14 लिखा है यानी कि मास नंबर। तो किसी चीज को हमें ना साथ साथ लिखना होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल। नेक्स्ट कह रहा है वो आपका, नेक्स्ट कह रहा है आपका वो आइसोटोप्स और आइसोबार। यहां पर ये चीज आपने ध्यान से पढ़नी है, बहुत ही ध्यान से। पहले आइसोटोप में समझा देता हूं, ठीक है। आइसोटोप ऐसी चीज को बोलते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। आप इसको ऐसे समझ लो, आइसोटोप में टॉप पे अलग हो, जैसे मैंने लिखा कार्बन C6 और C12, या कार्बन C6 C14। तो ये आइसोटोप है कार्बन के, एक बार 12 है ऊपर, एक बार 14 है। तो अगर टॉप पे अलग अलग हो वो आइसोटोप कहलाता है। जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो अब जब हम क्या करेंगे, जब पहले वाले में 14 था तो इसका मतलब आपका क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी 6 थी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 थी, तो 6 क्या हो गया आपका 12 हो गया। जब नीचे 6 था ऊपर 14 था, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 6 थी, न्यूट्रॉन की संख्या 8 थी, और दोनों मिलकर कितना हो गया, वो 18 हो गया, ठीक है। तो सॉरी 14 हो गया। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप उसे कहते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो। यानी कि इन दूसरे शब्दों में मैं कहूं, टॉप पे अगर डिफरेंट हो तो वो कहलाता है आपका एटॉमिक सॉरी आइसोटोप्स। अब यहां देखो, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम, जिसका मतलब एक एटॉमिक नंबर एक मास नंबर। डिटोरियम, इसका मतलब एक एटॉमिक नंबर दो मास नंबर। ट्रीटियम, जिसका मतलब एक एटॉमिक नंबर तीन मास नंबर। यानी कि हाइड्रोजन तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। एक बार उसके पास एक न्यूट्रॉन है, एक बार मतलब एक पहले वाले कंडीशन में प्रोटियम में उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में उसके पास एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में उसके पास दो न्यूट्रॉन है। ऐसे ही कार्बन भी देखो, C612 C614, यानी कि एक बार न्यूट्रॉन की संख्या 6, एक बार 18। ऐसे क्लोरीन भी दो फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है, Cl17 और 37 और Cl38 35। आगे अगर हम बात करें तो ये वाली चीज यहाँ से आइसोटोप से इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल के रूप में यूज होता है। आइसोटोप्स ऑफ जो कोबाल्ट है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जो है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। जो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट कह रहा है आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, जो हमने पहले पढ़ा था ना उसका उल्टा है। वहां पर क्या था, टॉप पे सेम था, यानी कि सॉरी नीचे सेम था यानी कि एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। अब की बार उल्टा हो जाता है, मास नंबर आपका सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, वो कहलाता है आपका आइसोबार, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है। तो एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग है लेकिन मास नंबर दोनों का 40 है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जिनके एटॉमिक नंबर
ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, वो कहलाते हैं आइसोबार। तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर, काफी इंफॉर्मेटिव था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।